Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher, and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, in our previous class we have already discussed valence and valence electrons, and today we will discuss here a new topic, that is isotopes and isobars. स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग आइसोटॉप्स और आइसोबार्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोटॉप्स को। तो सबसे पहले समझते हैं कि आइसोटॉप्स क्या होता है और इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो आइसोटॉप्स वर्ड की बात करें तो स्टार्टिंग में आइसोटॉप्स वर्ड एक हमारे साइंटिस्ट थे, सोडी साइंटिस्ट थे। इन्होंने आइसोटॉप्स वर्ड दिया था उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम था लेकिन मास नंबर डिफरेंट था। तो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सिमिलर था और मास नंबर डिफरेंट आ रहा था, तो एक साइंटिस्ट हुए सोडी, उन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को एक नाम दिया, दैट इज आइसोटॉप्स। अब ये आइसोटॉप्स की बात करें तो आइसोटॉप्स का मीनिंग क्या होता है। तो आइसोटॉप्स के अगर हम यहाँ से डिवाइड करें तो दो वर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट वर्ड मिलता है हम लोगों को आइसो, और आइसो का मीनिंग होता है ग्रीक लैंग्वेज में आइसो का मीनिंग होता है सेम। आइसो का मीनिंग होता है सेम, और टॉप्स का मीनिंग होता है, ग्रीक लैंग्वेज में टॉप्स का मीनिंग होता है पोजीशन। टॉप्स का मीनिंग होता है पोजीशन। तो इस तरीके से वो एलिमेंट्स जिनका जो सेम होते हैं, एलिमेंट्स तो सेम होते हैं और उनकी पोजीशन भी सेम होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स बोला जाता है। अब बारी आती है कि आइसोटॉप्स की डेफिनेशन वाइज किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो सबसे पहले आइसोटॉप्स को हम लोग डेफिनेशन वाइज देखें तो आइसोटॉप्स को डेफिनेशन वाइज देखते हैं। हम कहते हैं कि दोज एलिमेंट्स which are having same atomic number but different mass number are called isotopes to each other, are called mass number are called isotopes to each other। उनको क्या बोला जाता है, एक दूसरे का आइसोटॉप्स बोला जाता है, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आइसोटॉप्स का एग्जाम्पल लें तो देखा जाता है कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज हैविंग, हम कहेंगे हाइड्रोजन इज हैविंग 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन इज हैविंग 3 आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन जो होता है उसके कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। यानी हाइड्रोजन नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, तो एक फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट आइसोटॉप जो हाइड्रोजन का होता है वो होता है 1H1, सेकंड जो होता है वो होता है 1H2, और थर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं 1H3। यानी अगर नेमिंग वाइज बात करूं तो हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटॉप को हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। सेकंड आइसोटॉप को हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, सेकंड आइसोटॉप को हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। और थर्ड आइसोटॉप को हम लोग बोलते हैं ट्रिटियम। थर्ड आइसोटॉप होता है ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप्स मीन्स एलिमेंट, जब एलिमेंट तो सेम हो और उनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स टू ईच अदर। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, और डेफिनेशन कहती है कि दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं। सर ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही चीज़ 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, 3 कंडीशन में आ रही है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सेकंड दूसरे वाले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है, तीसरे वाले का हाइड्रोजन एटॉमिक मास 3 है। तो नेचर में हाइड्रोजन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी हाइड्रोजन जो है नेचर से जो हमें मिलती है वो 3 फॉर्म में मिलती है, प्रोटियम की फॉर्म में, ड्यूटेरियम की फॉर्म में और ट्रिटियम की फॉर्म में। ठीक है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम इस तरीके से मिलता है। ऐसा ही नहीं है केवल हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स नहीं होते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बड़े फेमस एग्जांपल की मैं बात करता हूं तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रब कर हटा रहा हूँ। ठीक है, इस पार्ट को अगर मैं मूव करूँ तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ कवर करेंगे, और वो है कार्बन। कार्बन की बात करूं तो कार्बन का बेसिक एटॉमिक नंबर 6 होता है और कार्बन का मास 12 होता है। 6 से 12 कार्बन का फर्स्ट आइसोटॉप होता है, वहीं सेकंड आइसोटॉप 6 से 13 और थर्ड आइसोटॉप 6 से 14 होता है। तो इसी तरीके से कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं, 7n14 और एक होता है 7n15। वहीं अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के भी
3 आइसोटॉप्स नेचर में होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 8O16, 8O17 और नेक्स्ट वन होता है 8O18। तो ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो ऐसा ही नहीं है, इन एलिमेंट के और बहुत सारे एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं। जैसे क्लोरीन का आपके सिलेबस में बहुत फेमस आता है 17Cl35 एंड 17Cl37। तो ये क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो जिनमें अब देखिए नीचे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि बेस में जब हम जो एलिमेंट लिखते हैं वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अगर मैं एलिमेंट को जनरल X मानूं और ऊपर जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ एटॉमिक नंबर सबके क्या हैं, सिमिलर। और जब एटॉमिक नंबर सिमिलर हैं और मास नंबर डिफरेंट हैं तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एटॉमिक नंबर सिमिलर हैं और मास नंबर डिफरेंट है तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। तो इस तरीके से आइसोटॉप्स होते हैं, यानी वो एलिमेंट हमारे नेचर में एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा स्टेट में या कंडीशंस में एग्जिस्ट करता है, उनको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स। जब एटॉमिक नंबर सेम हो, एलिमेंट सेम हो, लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं आइसोटॉप्स के और ये डेफिनेशन बनती है आइसोटॉप्स की, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं रुक जाता हूँ। चलिए 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। और नहीं लिया है तो वीडियो को पॉज करके आप बैक जाके भी क्या कर सकते हैं, आप बैक जाकर भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी तो हमने एग्जाम्पल और आइसोटॉप्स की बात करी कि एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आइसोटॉप्स। अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटॉप्स की बच्चों जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा कि एटॉमिक मास इज डिफरेंट बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट in case of isotopes। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि एटॉमिक मास आइसोटॉप्स के केस में, सपोज करते हैं कोई एग्जांपल लेते हैं और हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन वाला ही ले लेते हैं 1H1 1H2, ठीक है, और थर्ड ले लेते हैं 1H3, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि यहाँ एटॉमिक मास अलग होता है, ठीक है। किसके केस में, आइसोटॉप के केस में। आइसोटॉप के केस में एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। रीजन, एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, एलिमेंट सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। उसका केवल और केवल रीज़न ये है कि इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको न्यूट्रॉन्स निकालना प्रीवियस क्लास में दिखाया है और अगर आपको नहीं आता है तो आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाली अगर आप वीडियो सर्च करें तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे एटॉमिक नंबर बाय मयंक नागपाल या एटॉमिक मास बाय मयंक नागपाल, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो हमने वहाँ सीखा था कि अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए मीन्स एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हमने देखा था। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो एटॉमिक मास कितना है, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके बराबर ही हमेशा प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है, 1, तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 1। अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूँ, न्यूट्रॉन्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या होगा, ये 1 इधर जाएगा तो 1 - 1 मीन्स 0। यानी अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो इस वाले आइसोटॉप के लिए न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 0। अब मैं सेकंड आइसोटॉप के लिए अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालूं तो P + n, मास नंबर कितना है 2, प्रोटॉन्स कितने होंगे 1, तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे 2 - 1 मीन्स 1। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 1। और अगर मैं इस थर्ड सिचुएशन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालूं तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास इस बार कितना है 3 और एटॉमिक नंबर तो सिमिलर जा रहा है इसलिए प्रोटॉन्स भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे। और न्यूट्रॉन्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 इधर माइनस में आएगा तो क्या होगा 3 - 1 n = 2। तो यहाँ पर होगा n = 2। तो आपने देखा कि यहाँ पर
थर्ड आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन में, जिसको हम ट्रिटियम बोल रहे हैं, उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन्स है और यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन्स है। तो इसका रीज़न समझ में आया कि एटॉमिक नंबर सेम होते हुए भी एटॉमिक मास डिफरेंट क्यों होता है। तो आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होता है क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। आप देखिए यहाँ एटॉमिक मास डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन का एक पहला जो आइसोटॉप है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, 0 हैं। सेकेंड आइसोटॉप में न्यूट्रॉन 1 है और थर्ड आइसोटॉप में न्यूट्रॉन 2 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने से एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाता है। ये तो हुआ फर्स्ट क्राइटेरिया। अब बारी आती है सेकंड क्राइटेरिया की। तो सेकंड क्राइटेरिया में अगर मैं बात करूं तो हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखेंगे और सेकंड प्रॉपर्टी कहेंगे कि क्या, कि आइसोटॉप्स आर हैविंग सेम atomic number, isotopes are having same atomic number due to same number of protons। अब हमने कहा कि जो आइसोटॉप्स होते हैं, सपोज करो इस बार कोई दूसरा आइसोटॉप लेते हैं एग्जाम्पल में कार्बन का 6C12 और 6C13 और नेक्स्ट लेते हैं 6C14। तो ये जो 3 आइसोटॉप्स होते हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। रीज़न क्या है कि सर अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम क्यों होता है तो हम कहेंगे बिकॉज दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है कि किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी उतने ही होते हैं। यहाँ एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है 6, तो यहाँ प्रोटॉन्स कितने होंगे 6। यहाँ एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है 6, तो प्रोटॉन्स भी होंगे 6। और यहाँ एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है 6, तो प्रोटॉन्स होंगे 6। ठीक है। तो आइसोटॉप्स के केस में एटॉमिक नंबर सबका सेम होता है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सिमिलर होते हैं और आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सभी के सिमिलर हैं। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। होप आपने ये देख लिया होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की ओर चलें तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है दे शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। They show similar chemical properties because of similar electronic configuration। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब अगर ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट होके कार्बन का ऑक्साइड बनाता है तो ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। सपोज करते हैं ये कार्बन किसी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि केमिकली किसी से रिएक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अगर ये रिएक्ट होगा तो ये भी होगा और ये भी होगा, तो उसको बोलते हैं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमने कहा कि दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हमारे पास ये आइसोटॉप है तो ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं तो ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। तो आप अगर नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो में सर्च कीजिए, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय मयंक नागपाल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय इंस्पायर फॉर यू, तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अब हम देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6। अगर इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। यहाँ भी 6 है तो इसकी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, एल शेल में कितने आएंगे 4 और यहाँ भी 6 है एटॉमिक नंबर तो के शेल में यहाँ भी 2 आएंगे और एल शेल में यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे। और हमें पता है जो बाहर वाली शेल होती है, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था, उसी को क्या बोलते हैं वैलेंस शेल। और बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती हैं। तो ये रीज़न है कि आइसोटॉप्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और जिन एलिमेंट्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। होप आपको ये तीसरा कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब बारी आती है फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो जिसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को पहले यहाँ रब कर देता हूँ, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं यहाँ पर। हमने कहा दे आर हैविंग, दे shows different physical properties
physical properties. They shows different physical properties due to difference in atomic masses. ड्यू टू डिफरेंट इन एटॉमिक मासेस, यानी ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम करते हैं, लेकिन अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आइसोटॉप्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करने का रीज़न क्या है? तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करने का रीज़न है कि इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है. अब बारी आती है बच्चों कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जिसको हम फिजिकली किसी एपरेटस से मीज़र कर लें, उसे देख के शेप के बेस पर, साइज़ के बेस पे, कलर के बेस पे, या इजीली एपरेटस के थ्रू मीज़र कर लें, तो वो क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़. जैसे किसी एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, वॉल्यूम, शेप, साइज, कलर, एरिया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती हैं स्टूडेंट? ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. और आइसोटॉप्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं. उसका रीज़न है उनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि कार्बन का एक आइसोटॉप है जो 6C12 है और एक आइसोटॉप है जो 6C14 है. भाई आइसोटॉप है, एटॉमिक नंबर तो सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी? सेम होंगी. क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी? तो हम कहेंगे नहीं. क्यों नहीं होंगी? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं और एटॉमिक मास अलग है. जब एटॉमिक मास अलग होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है. फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि ये कार्बन है और उसका कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, सपोज करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है या बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बन का, अगर हम बात करें बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट, जनरली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है. मोर द एटॉमिक मास मोर विल बी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. तो हम कहेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे? इससे. अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इससे. तो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. तो कहने का मतलब है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से आइसोटॉप्स डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. होप आपको फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक भी क्लियर हो गया होगा. अब बारी आती है कि क्या कुछ और टाइप के भी आइसोटॉप्स होते हैं. तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स. तो टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के आइसोटॉप्स को हम डिस्कस करेंगे. तो टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स, तो टाइप्स ऑफ आइसोटॉप्स में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली दो तरीके के आइसोटॉप्स होते हैं. तो फर्स्ट टाइप का जो आइसोटॉप होता है जिनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. और सेकेंड टाइप के जो आइसोटॉप्स होते हैं उनको बोला जाता है नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स. अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं और नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं उनको डिस्कस करना है. तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, स्टूडेंट पहले हमें ये समझना है कि रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं. हमारे नेचर में बहुत सारे सब्सटेंस और एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचर में, अपने नेचर में रेडियो एक्टिव होते हैं. रेडियो एक्टिव का मतलब अपने अंदर से कुछ स्पेशल तरीके की वेव्स को इमिट करते हैं और उन वेव्स को बोला जाता है अल्फ़ा, बीटा और गामा वेव्स. और वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं. यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो अपने अंदर से कुछ स्पेशल टाइप की वेव्स को इमिट करते हैं और उन स्पेशल टाइप की वेव्स को अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज बोला जाता है. और ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये नेचर में नेचुरली भी मिलते हैं और आर्टिफिशियली भी रेडी किए जाते हैं. ठीक है, तो क्या है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, क्या वो होते हैं? इनके लिए हम कहेंगे दे आर अनस्टेबल, अनस्टेबल इन नेचर, दे आर अनस्टेबल इन नेचर. ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं. और अनस्टेबल होने की वजह से एंड दे डिसइंटीग्रेट अल्फा, बीटा एंड गामा रेज.
ये अपने अंदर से डिसइंटीग्रेट मीन्स टूटने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद अपने अंदर से अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज इमिट करते हैं। अल्फा रेज जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, बीटा रेज जस्ट लाइक द प्रोटॉन्स होती हैं और गामा रेज जस्ट लाइक द न्यूट्रॉन्स होती हैं। कुछ इस तरीके से होती हैं और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। अब कौन से होते हैं? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में जैसे मैंने अभी कहा, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। ठीक है, तो ये जो थर्ड आइसोटॉप है कार्बन का, दिस इज द रेडियो एक्टिव इन नेचर, यानी नेचर में ये रेडियो एक्टिव होता है, अपने अंदर से कुछ स्पेशल तरीके की वेव्स को इमिट करता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है 6C14। क्या केवल सर यही है रेडियो एक्टिव नेचर का होता है? नहीं, अभी हमने हाइड्रोजन देखा था, तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स देखे थे, 1H1, 1H2 और 1H3। ये जो थर्ड आइसोटॉप है जिसको हम ट्रिटियम के नाम से जान रहे थे, ट्रिटियम के नाम से अभी जान रहे थे, वो भी क्या होता है नेचर में? रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव नेचर में ये भी रेडियो एक्टिव का एग्जाम्पल हो सकता है। और कौन कौन सा हो सकता है? एक हमारे पास कोबाल्ट 16 होता है, कोबाल्ट 60, जिसका एटॉमिक मास 60 होता है। कोबाल्ट 60 भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एग्जाम्पल होता है। वहीं पर आयोडीन 131, यानी जिसका मास 131 होता है, आयोडीन का 131 मास वाला भी क्या होता है नेचर में? रेडियो एक्टिव होता है। वहीं पर यूरेनियम एक एलिमेंट होता है जिसका 92 एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर 235 होता है। यूरेनियम 235 भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। वहीं पोलोनियम भी हमारे पास एक एलिमेंट होता है जो नेचर में रेडियो एक्टिव होता है। तो ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं और अपने अंदर से कुछ स्पेशल तरीके की वेव्स को इमिट करते हैं। उन वेव्स को अल्फा, बीटा और गामा रेज बोला जाता है। इन वेव्स का यूज़ बहुत सारे जगहों पर किया जाता है, अभी हम एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे। अब पहुंचते हैं हम यहाँ पर नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दे आर स्टेबल इन नेचर, दे आर स्टेबल इन नेचर, यानी ये नेचर में स्टेबल होते हैं और डू नॉट प्रोड्यूस एनी रेडिएशन, डू नॉट प्रोड्यूस एनी रेडिएशन लाइक अल्फा, बीटा और गामा रेज, लाइक अल्फा, बीटा और गामा रेज, यानी ये किसी भी तरीके का रेडिएशन शो नहीं करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेज को इमिट नहीं करते हैं और ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं या जितने भी आइसोटॉप्स हमने पढ़े हैं वो सब क्या आते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की क्लास में आते हैं। होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब स्टूडेंट, जब आपको आइसोटॉप्स का ये छोटा सा क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो गया है तो अब बारी आती है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि आइसोटॉप्स का यूज़ कहाँ होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आइसोटॉप्स कहाँ अप्लाई किए जाते हैं और कहाँ आइसोटॉप्स के यूजेस होते हैं। तो होप आपने ये भी देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स जो होते हैं, आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस वास्ट एप्लीकेशन है, यानी बहुत सारी जगहों पर हम आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं। तो हम लिख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो होती है आइसोटॉप की, अगर मैं पहली बात करूं तो फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे तो होगा यूरेनियम 235। यूरेनियम का जो ये वाला आइसोटॉप होता है जिसका एटॉमिक मास 235 होता है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यूरेनियम 235। ठीक है, आइसोटॉप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर reactor to produce nuclear energy। ठीक है, तो क्या होता है कि यूरेनियम का अभी मैंने बताया था कि एक आइसोटॉप होता है जो रेडियो एक्टिव नेचर में होता है और इसका काम कहाँ किया जाता है? तो इसका काम न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है तो आप अपनी आने वाली फर्दर क्लासेस में 10th में डिस्कस करेंगे हम न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अभी केवल ये समझिए कि यूरेनियम 235 जो आइसोटॉप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। किस लिए? न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है और न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये हम अपनी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सेकंड यूज़ की बात करें तो हमारे पास सेकंड यूज़ होता है कोबाल्ट 16। अभी मैंने कोबाल्ट 16 भी बताया था, आइसोटॉप होता है कोबाल्ट 16। Isotope is used in cobalt 60 isotope is used in treatment of
कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में किसका यूज़ किया जाता है? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो कोबाल्ट का ये वाला जो आइसोटॉप है कोबाल्ट का, उसका यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है, कैंसर के पेशेंट के लिए। थर्ड आइसोटॉप की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड आइसोटॉप आता है आयोडीन 131। आयोडीन 131 जो आइसोटॉप होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है स्टूडेंट? तो इट इज़ यूज आयोडीन 131 आइसोटॉप यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, ठीक है। गॉइटर क्या होता है जिसको हिंदी में हम घेंगा रोग बोलते हैं। आपने बुक्स में देखा होगा, अपनी छोटी क्लासेस में बुक्स में देखा होगा, गला फूल जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से ये हो जाता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो आयोडीन 131 आइसोटॉप किसके यूज़ के लिए किया जाता है? गॉइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं पर फोर्थ बात करूँ तो 6C14 आइसोटॉप, 6C14 यानी कार्बन का थर्ड आइसोटॉप जो होता है ये 6C14, ये भी कहाँ यूज़ किया जाता है? यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग क्या होता है? तो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है टू फाइंडिंग द एज ऑफ dead and decay plants and animals, ठीक है। यानी कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि अगर हमें धरती से कुछ बहुत पुराना पेड़ मिला है, धरती से कोई बहुत पुरानी बोन मिली है, तो वो कितनी पुरानी है, उसके कितने साल पुरानी होगी, इस बात का पता लगाने के लिए कार्बन के थर्ड आइसोटॉप का यूज़ किया जाता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बन डेटिंग। तो होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। एप्लीकेशंस ये होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोबार्स, देखिए आप इसको। तो होप आपने क्या किया होगा, तो अभी तक देख लिया होगा इनको और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स देखिए नाम से ही अलग समझ में आ रहा है कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हमने डिस्कस किया आइसोटॉप्स और अब हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोबार्स। तो चलिए आइसोबार्स का मतलब क्या है? तो आइसो माने सेम, आइसो माने तो अभी बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था सेम, और बार्स माने होता है मास, ठीक है। मास माने यहाँ हम लेते हैं मास, तो यानी जब सेम मास होता है किसी एलिमेंट का, मास सेम होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है आइसोबार्स की, वो हम कवर करेंगे। तो आइसोबार्स की डेफिनेशन कहती है कि दोज एलिमेंट्स विच आर हैविंग similar mass number but different atomic number are called आइसोबार्स। तो उनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? आइसोबार्स बोला जाता है। यानी वो एलिमेंट, इस बार रिवर्स है। देखिए आइसोटॉप्स, पहले मैं आइसोटॉप का एग्जांपल से कंपेयर कराता हूँ। आइसोटॉप्स में हमने कहा था कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सिमिलर, और मास नंबर होता है डिफरेंट, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आइसोबार्स की, तो आइसोबार बिल्कुल रिवर्स होते हैं। यानी यहाँ पर एटॉमिक नंबर सिमिलर था, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सिमिलर है, सेम था, यहाँ पर क्या होगा? एटॉमिक मास सेम होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे आर्गन, ठीक है, आर्गन की बात करें तो 80 AR 40 ऑन एंड 20 CA40 कैल्शियम। तो आप देखिए क्या है, इस बार क्या हुआ, इस बार पहले एटॉमिक नंबर नीचे जो था, एटॉमिक नंबर नीचे रिप्रेजेंट होता है, तो नीचे वाली डिजिट सेम थी और ऊपर वाली डिफरेंट थी। इस बार नीचे वाली डिफरेंट है और ऊपर वाली सेम है। तो जब एटॉमिक, और ऊपर जो लिखते हैं वो एटॉमिक मास होता है, तो दोज एलिमेंट विच आर हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर,
इस बार एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास नंबर सेम होगा, तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स का एक एग्जाम्पल ये हो गया। और आइसोबार के एग्जाम्पल की बात करूं तो आइसोबार के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 6C14 और 7N14। 6C14 एंड 7N14 भी एग्जाम्पल होता है किसका, आइसोबार का। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, आइसोबार्स हैं। क्योंकि बच्चों अब आपने देखा कि आइसोटॉप्स और आइसोबार्स जनरली एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस चल रही है, तो इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे हमने एटॉमिक नंबर के केस में कहा था कि एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, तो हमने कहा यहाँ मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाते हैं हमारे आइसोबार्स और ये हो जाते हैं आइसोबार्स का एग्जाम्पल। होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई होगी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।